समितियां अपनी भूमिका निभाती हैं। ये बात एकदम तर्कसंगत है। मतलब अगर हम व्यावहारिक रूप से भी सोचें तो संसद का कार्यभार इतना विशाल है कि उसे सदन के खुले सत्र में पूरा किया ही नहीं जा सकता। संभव है। हर साल इतने सारे बिल आते हैं, बजट पेश होता है। अब हर मुद्दे पर 543 लोकसभा सदस्य और 245 राज्यसभा सदस्य एक साथ बैठकर तो तकनीकी जांच नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। उस कार्यभार को कम करने के लिए ये छोटे समूह बनाए जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच जब मैं ये नोट्स पढ़ रही थी तो जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो इन समितियों का संवैधानिक आधार था। ये एक बहुत ही रोचक बिंदु है। हाँ, मतलब मुझे लगा कि इतनी शक्तिशाली समितियों का जिक्र तो संविधान के हर पन्ने पर होगा, लेकिन सच्चाई एकदम उलट है। अधिकांश समितियों का स्पष्ट रूप से संविधान में कहीं उल्लेख ही नहीं है। ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। ये समितियां दरअसल संसद के अपने नियमों के तहत काम करती हैं, जिन्हें रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहा जाता है। जी। संसद को अपना काम सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन प्रक्रियाओं की जरूरत महसूस हुई, उन्होंने समय समय पर इन समितियों का गठन कर लिया। लेकिन जहां नियम होते हैं वहां अपवाद भी होते हैं, और इस मामले में जो सबसे बड़ा अपवाद है वो है लोक लेखा समिति, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या पीएसी। हाँ, ये एक ऐसा अपवाद है जिसका संविधान से संबंध है। बिल्कुल, और इसका डॉट्स सीधे तौर पर कैग से जुड़ते हैं। कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि पूरी तरह से एक संवैधानिक पद है। सही कहा। अब कैग जो अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट की जांच करने का काम यही पीएसी करती है। तो इस तरह से इसका संविधान से एक अप्रत्यक्ष लेकिन बहुत मजबूत संबंध बन जाता है। एक संस्था ऑडिट करती है और दूसरी उस ऑडिट के आधार पर सवाल पूछती है। बेहतरीन व्यवस्था है। तो अगर हम समितियों के मुख्य उद्देश्यों को समेटे तो वो हुए विधेयकों की विस्तृत जांच करना, सरकारी कार्यों की समीक्षा करना, वित्तीय नियंत्रण रखना और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना। बिल्कुल। अब इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समितियों का ढांचा कैसा है, उस पर आते हैं। अगर हम संरचना की बात करें तो इन्हें मुख्य रूप से दो बड़ी श्रेणियों में बांटा गया है, स्थायी और अस्थायी। इसे समझने के लिए हम एक एनालॉजी या उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए एक कॉरपोरेट कंपनी है। वहां कुछ विभाग हमेशा काम करते हैं, जैसे एचआर या फाइनेंस। ये हमारी स्थायी समितियां या स्टैंडिंग कमिटीज हैं, जो हमेशा काम करती रहती हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी कंपनी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है या कोई संकट आता है तो अलग अलग विभागों के लोगों को मिलाकर एक टास्क फोर्स बना दी जाती है, और काम खत्म होते ही वो टास्क फोर्स भंग हो जाती है। एकदम सही। तो जो हमारी अस्थायी या एडहॉक समितियां हैं वो बिल्कुल इसी टास्क फोर्स की तरह काम करती हैं। ये तुलना बहुत सटीक है। अगर हम अस्थायी समितियों के वास्तविक उदाहरणों को देखें तो इनमें मुख्य रूप से सेलेक्ट कमेटी और जॉइंट कमेटियां आती हैं। यहीं पर हमें संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी का जिक्र करना चाहिए। बिल्कुल, जेपीसी एक अस्थायी समिति का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे संयुक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। जब कोई विशेष जांच करनी होती है तब जेपीसी बनती है। जैसे बोफोर्स मामला या 2G स्पेक्ट्रम जांच के समय जो समितियां बनी थी। हाँ, ये इसके सबसे सटीक उदाहरण है। और जैसा आपने टास्क फोर्स वाले उदाहरण में बताया, रिपोर्ट सौंपते ही जेपीसी का काम खत्म हो जाता है और वो समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत स्थायी समितियों के 6 प्रकार होते हैं। वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, जांच समितियां, निरीक्षण समितियां, सेवा समितियां और अन्य समितियां। इन 6 प्रकारों में जाने से पहले लोकसभा और राज्यसभा की समितियों का एक बुनियादी फर्क भी नोट्स में दिया है। जी, लोकसभा की समितियों का अध्यक्ष अक्सर लोकसभा अध्यक्ष होता है और उनमें सदस्य अधिक होते हैं, जबकि राज्यसभा की समितियों का अध्यक्ष सभापति होता है और सदस्य कम होते हैं। एक और खास बात है कि इनकी कार्यवाही पूरी तरह गोपनीय होती है और ये सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अब इस चर्चा के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो डेटा हम देखने वाले हैं वो सच में बहुत दिलचस्प है। वित्तीय समितियों की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, द फाइनेंशियल कमिटीज। नोट्स के अनुसार ये PYQ का सबसे फेवरेट हिस्सा है। वित्तीय समितियां तो जवाबदेही की असली रीढ़ हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पीएसी यानी लोक लेखा समिति। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो इसका अध्यक्ष है। हाँ, अध्यक्ष हमेशा लोकसभा से चुना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी परंपरा है, एक कन्वेंशन है जी, कि विपक्ष का नेता ही इसका अध्यक्ष होता है।
सोचिए, सरकार पैसे खर्च कर रही है और उस खर्च की जांच करने वाली समिति की कमान विपक्ष के हाथ में है। यही लोकतंत्र की परिपक्वता है और इसका मुख्य कार्य वही है जो हमने पहले बताया, कैग रिपोर्ट की जांच करना और सरकार के खर्च की वैधता को परखना। अब दूसरी समिति पर आते हैं, अनुमान समिति, जिसे एस्टिमेट समिति भी कहते हैं। इसका कार्य सरकारी खर्च का अनुमान विश्लेषण करना और दक्षता सुधार के सुझाव देना है। और इसका डेटा हाईलाइट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। और ये 30 के 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। हाँ, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। और नोट्स बताते हैं कि ये परीक्षा का एक बहुत प्रमुख सवाल है, क्योंकि धन के मामले में लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं, इसलिए इस समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य रखे गए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है लोक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसका काम सार्वजनिक उपक्रमों या पीएसयू का निरीक्षण करना है। और इसके सदस्यों की संख्या भी पीएससी के समान है, कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। तो पीएससी और लोक उपक्रम दोनों में 22 सदस्य हैं। और दोनों में सदनों का अनुपात भी समान है, केवल अनुमान समिति 30 सदस्यों के साथ अलग है। वित्तीय समितियों के बाद विभागीय स्थायी समितियों का भी जिक्र है, जिन्हें 1993 में स्थापित किया गया था। इनका काम मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा करना है। और इनमें 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इसके अलावा कुछ और समितियां भी हैं जिनका बस संक्षेप में नाम लेना चाहूंगी, जैसे व्यापार सलाहकार समिति, जो सदन का एजेंडा तय करती है, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति। ये सब संसद का रोजमर्रा का काम संभालती हैं। बिल्कुल। इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद अक्सर कई गलतफहमियां बन जाती हैं। इसलिए अब हम एक मिथ बनाम तथ्य यानी मिथ वर्सेस फैक्ट सेक्शन पर आते हैं। ये परीक्षा के वो ट्रैप्स हैं जिनमें अक्सर छात्र फंस जाते हैं। चलिए एक एक करके इन भ्रांतियों को तोड़ते हैं। पहला मिथक, पीएसी में केवल लोकसभा सदस्य होते हैं। ये तथ्य बिल्कुल गलत है। हमने अभी देखा कि इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। मिथक नंबर 2, और ये सबसे बड़ा ट्रैप है, अनुमान समिति में राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ट्रैप है। तथ्य ये है कि अनुमान समिति के सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से आते हैं। तीसरा मिथक, जेपीसी एक स्थायी समिति है। तथ्य ये है कि जेपीसी एक अस्थायी या एड हॉक समिति है जो जांच पूरी होने के बाद समाप्त हो जाती है। और चौथा मिथक, पीएसी सरकारी नीति की आलोचना करती है। ये एक बहुत बारीक पॉइंट है। तथ्य ये है कि पीएसी सिर्फ खर्च की वैधता और नियम कानूनों की जांच करती है, वो नीतियों की आलोचना नहीं कर सकती। नीति बनाना सरकार का काम है। एकदम स्पष्ट। अब एपिसोड को, मेरा मतलब है इस चर्चा को समेटते हुए, हम एक 1 पेज रैपिड रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारा डेटा दिमाग में छाप जाए। ये बहुत जरूरी है। पीएससी 22 सदस्य, कैग रिपोर्ट की जांच अनुमान समिति 30 सदस्य, केवल लोकसभा से, लोक उपक्रम समिति 22 सदस्य, पीएसयू की जांच, और विभागीय समितियां 31 सदस्य, जेपीसी की प्रकृति अस्थायी। और अगर हम मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन की बात करें तो परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला, अनुमान समिति की संरचना जिसमें राज्यसभा नदारत है, और दूसरा, पीएससी और कैग के बीच का संबंध। बिल्कुल, यही सबसे अधिक संभावित प्रश्न है। हमने